हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CCH में। और मैं कपिल आज आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक्स का सेगमेंट, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे इस टॉपिक को, और मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ अच्छे कंटेंट के साथ में आप लोगों के सिलेक्शन के लिए लगी हुई है। सो आप इस चैनल को देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए, वो सारी चीज़ें। ओके, सो गाइज इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि अब होगा इकोनॉमिक्स का डर खत्म। बिल्कुल बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग चलने वाले हैं इसमें। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इन पे भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं हम लोग, आखिर गवर्नमेंट कैसे काम करती है इस मामले में, बजट क्या होता है, हमारी प्लानिंग क्या होती है, और फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, इस सब्जेक्ट का रिलेवेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसको, आखिर गवर्नमेंट हम लोगों से एक्सपेक्ट करती क्या है, वो सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं, यानी इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। जैसे आप लोग देखते हैं जी, एक सिंपल सी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की यहां पे, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित सामाजिक विज्ञान है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, सरकार, व्यवसाय, राष्ट्र कैसे अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों या जरूरतें पूरी करने के लिए यह निर्धारित करने का प्रयास करते हुए संसाधनों का आवंटन करने का विकल्प चुनते हैं कि कैसे अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए इन समूहों को प्रयासों का संगठन और समन्वय करना चाहिए। ये हालांकि डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करूं तो शॉर्ट ये हो जाएगा जी, यहाँ पे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दरअसल कुछ नहीं है जी, धन के विज्ञान का अध्ययन है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। जैसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स क्या है जी, इसको आप लोग क्या बोलते हो, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है जी, बिल्कुल सिंपल अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो ये क्या है जी, धन के विज्ञान का अध्ययन है। धन के विज्ञान का अध्ययन है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका धन। धन यानी मनी, मनी यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करें, आपको एक बात तो समझ में आती होगी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं। किसी भी देश के पास में देख लो, रिसोर्सेज हमारे पास में कम है, लेकिन हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति, या मैं कहूं हमारे पास जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। इसका मतलब यहां पे अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि हमारे यहां पे जो धन है वो तो कम है और इच्छाएं हैं हमारे पास में ज्यादा। हमारे पास का मतलब यहाँ पे जनता के पास कह लो, यहाँ पे देश के पास कह लो, तो वो सारी बातें इसमें इंक्लूड होंगी। तो यानी कम धन होने के बावजूद हम कैसे मैक्सिमम इच्छाओं या मैक्सिमम डिजायर को पूरा कर सकते हैं, कैसे एक वेलफेयर यानी जन कल्याण वाली बातों को पूरा कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातों का अध्ययन किया जाता है किसमें, आपकी इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी। अब इसमें जो टर्म है ना आपकी धन के विज्ञान का अध्ययन, ये इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं आपकी। ठीक है जी। अब इसी से आगे अगर मैं थोड़ा सा और ऐड करूं यहां पे, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, इकोनॉमिक्स, एक मिनट, इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, उससे एक कदम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जैसे ये क्या पढ़ा था जी हम लोगों ने यहां पे, अर्थशास्त्र, और ये क्या है जी यहां पे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी यहां पे क्या होते हैं जी, आपके यहां पे होते हैं सिद्धांत। ठीक है, यहां पे क्या होता है, उनका व्यवहारिक अध्ययन या उनका व्यवहारिक रूप, उनका व्यवहारिक रूप, यानी नियम क्या होंगे,
धन को डिस्ट्रीब्यूट करने के, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के, और वो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा होगा, वो सब बातें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इकोनॉमी में। यानी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इसी का ही व्यवहारिक रूप है जी। इकोनॉमी क्या है जी आपका, इसी का व्यवहारिक रूप है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वैसे आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते, वैसे मैंने डेफिनेशन आपको जो बता दिया, वो सिंपल सी बात यह है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स है जी आपका धन के विज्ञान का अध्ययन। यानी हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास में इच्छाएं ज्यादा हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे आप जनता का अधिकतम कल्याण कर सकते हैं, वो सारे नियम, वो सारे सिद्धांत आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब ये नियम, ये सिद्धांत कैसे काम कर रहे हैं एक्चुअली, तो ये सारी बातें आप पढ़ते हैं आप इकोनॉमी में। ओके, अब जैसे इसको अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊं, यहां पे इकोनॉमिक्स के एक्चुअली हमारे पास में दो टाइप होते हैं। जैसे एक होता है जी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है जी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी आप इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और ये है जी आपका समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। यानी अगर मैं यहां पे एक बात बोलता हूं आप लोगों को, आप सभी को, कि व्यष्टि का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा जी, कि यहां पे जो स्मॉल स्केल पे जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही होंगी, हम उनका अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे आप इंडिविजुअल फर्म हो गई, कुछ इंडिविजुअल फर्म्स हो गई, कुछ छोटे छोटे उद्योग हो गए, छोटे छोटे कुटीर जो उद्योग हो गए वो हो गए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मार्केट में जो फोर्स काम करते हैं, या मैं कहूँ मनी, ये जो डिमांड एंड सप्लाई के जो रूल्स होते हैं वो इधर काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, ये भी यहीं पे फंक्शन कर रहे होते हैं। यानी मांग और आपूर्ति के नियम भी आपके पार्ट किसके हैं, पार्ट हैं जी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। यानी मांग एवं आपूर्ति के नियम भी पार्ट किसके हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब बात आती है किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज लार्ज स्केल पे की जाएं तो वो सब पार्ट इंक्लूड होता है किसमें, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे आपकी एमएनसीज कंपनी हो गई, जैसे आपकी किसी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई है ना, जैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ एनी कंट्री, जैसे किसी भी देश की आर्थिक जो गतिविधियां हो गई वो सारी इसमें शामिल कर लेते हैं हम। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां वो सारी की सारी पार्ट होती हैं जी किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एमएनसीज का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी मल्टीनेशनल कंपनीज उनको बोला जाता है जिनका बिजनेस एक देश से ज्यादा देशों में फैला हुआ होता है। जैसे कि आपका वोडाफोन, जैसे कि आपकी सुजुकी, जैसे कि आपकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ये तो हो गई थी हमारी कुछ बातें बेसिक्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में। अब एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है, अब वो चीज देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जैसे नेशनल इनकम, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। नेशनल इनकम, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अकाउंटिंग, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें प्लानिंग इन इंडिया, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे इंडस्ट्रीज कह लो या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कह लो, वो सारा पार्ट इसी में हो जाएगा। इंडस्ट्रीज हो जाएगी, जैसे कि
हम पढ़ेंगे इसमें इन्फ्लेशन, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। अभी मैं हिंदी में भी लिखूंगा यहां पे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जी सर तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं हिंदी में भी यहां पे लिखूंगा, पहले एक बार देख लो आप, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट, उसके बाद में जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, पॉवर्टी, हम पढ़ते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं जी, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी भारत का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो सारी बातें यहां पे होती हैं। अब एक बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना आप कि, अच्छा पहले तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। नेशनल इनकम का मतलब राष्ट्रीय आय, ठीक है जी। अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन। ए प्लानिंग इन इंडिया यानी भारत में आयोजन, भारत में आयोजन। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बोलते हैं आप इसको, मौद्रिक नीति बोलते हैं आप इसको, राजकोषीय नीति बोलते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं जी आप इसको। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग हो जाएगा या औद्योगिक नीतियां हो जाएंगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो जाएगा जी, मुद्रास्फीति यानी महंगाई जिसको बोल देते हैं आप, सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में महंगाई। कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, इसी को आप ना शेयर मार्केट भी बोलते हो, इसी को आप क्या बोल देते हो, शेयर मार्केट। पॉवर्टी की मैं बात करूं यहां पे तो इसको आप गरीबी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थान, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, एनडीबी हो, चाहे वो यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहां पे आ जाएंगे। और बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको आप क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसको आप लोग क्या बोलते हैं जी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी हम इसमें अपना आयात और निर्यात इंक्लूड करते हैं। भारत कुछ सामानों को बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है, भारत कुछ सामानों को खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है, आयात करता है। हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार कुछ चीजों को बाहर से मंगाते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हैं, इंपोर्ट बोल देते हैं, राइट। ओके, अब जो बात समझने वाली है, मैं आपको इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं यहां पे कि आखिर क्यों आज आपको भारत में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो ज्यादा देखने को मिलता है, उसके बारे में बिल्कुल समझेंगे बेसिक से। जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, सॉरी ये मैंने आय नहीं लिखा था यहां पे, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय यानी किसी भी देश की इनकम, और किसी भी देश की इनकम, किसी भी देश की इनकम के लिए हम लोग जीडीपी को काउंट करते हैं, हम लोग जीएनपी को काउंट करते हैं, हम लोग एनएनपी को काउंट करते हैं। और एनएनपी ही क्या होता है, एनएनपी ही होती है आपकी नेशनल इनकम। अभी इनके बारे में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि ये होता क्या है, अभी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक, एक जो होता है हमारे पास में एक प्रोडक्ट, ये जीएनपी ग्रोस नेशनल जो एक प्रोडक्ट होता है हमारे पास में, एनएनपी मींस नेट नेशनल जो एक प्रोडक्ट होता है हमारे पास में वो, और एनएनपी को ही आप लोग क्या बोल देते हैं, एनआई यानी नेशनल इनकम। और जब आप नेशनल इनकम को पूरे देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो ही आती है निकल के आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ओके गुड, अब यहां से आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हमारी आएगी कहां से, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी,
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारे देश की इनकम इन क्षेत्रों से आ रही है या आएगी। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं जी, इसमें एक प्राइमरी सेक्टर होता है, बाकी तो हम डिटेल से जानेंगे इस टॉपिक में। एक प्राइमरी सेक्टर होता है जी, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शियरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, एक क्वार्टरनरी सेक्टर होता है, एक क्वीनरी सेक्टर होता है, क्वीनरी सेक्टर होता है, ठीक है, क्वीनरी सेक्टर होता है। अब इसमें जो बात ध्यान देने वाली है, वो यहां पे देखिए, आप इसको ध्यान से समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर में आप रॉ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं जो नेचर से हमें सीधा मिलता है, जैसे चाहे वो फसलों के रूप में हो, फसलों से आने वाला कोई रॉ मटेरियल हो, माइनिंग करके जब हम लोग निकालते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह, वो सब निकालते हैं, तो जो नेचर से हमें सीधा ही मिलता है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में, यानी इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी औद्योगिक सेक्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें सारी विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं, इसमें विनिर्मित वस्तुएं होती हैं, यानी इसमें वस्तुओं को बनाया जाता है बेचने के पर्पज से। और टर्शियरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को असिस्ट करता है, जैसे बैंकिंग के मामले में जो इनकी सहायता करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जो इनकी सहायता करता है, ठीक है जी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो ये सब किस में आता है जी, सेवा क्षेत्र में। इसी सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 54% के आसपास है, लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा जी आपका क्वार्टरनरी सेक्टर। ध्यान देना, ये जो दोनों सेक्टर है ना हमारे पास में, ये दोनों सेक्टर हमारे पास में डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर हैं। जैसे क्वार्टरनरी सेक्टर में आप लोग आईटी फील्ड को शामिल कर लेते हैं। आईटी फील्ड 2001 से यहां पे इसमें रिवॉल्यूशन आता है इंडिया में, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी इनकम आ रही है वो सारा हम लोग काउंट करते हैं किसमें, क्वार्टरनरी सेक्टर में। क्वीनरी सेक्टर में ये इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। क्वीनरी सेक्टर में इसमें हम लोग शामिल करते हैं, जैसे इसमें शामिल कर लेते हैं जी हम, इसमें मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, इसमें शामिल कर लेते हैं जी हम स्टार्टअप रिवॉल्यूशन। और स्टार्टअप रिवॉल्यूशन इंडिया में होता है 2021 से, ठीक है। जैसे कि एमएसएमई को लेकर सरकार अलग अलग पॉलिसीज लेके आ रही है, उनके लिए तरुण ऋण है, और ये सब जो ऋण के अलग अलग टाइप है, मुद्रा लोन है, ये सब उस कैटेगरी के हैं। तो इनको एक प्रमोट करने के लिए सरकार अलग अलग पॉलिसी बनाती रहती है, तो उनमें वो सारी एक्टिविटी शामिल हो जाती है किसमें, जो इस वाले सेक्टर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीनरी सेक्टर। यानी स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं, और ये शुरुआत होती है इसकी जी कब से, 2021 से। अब इसमें क्या क्या हम लोग शामिल कर लेंगे स्टार्टअप में प्रॉपर वे में, जैसे यहाँ पे आइडियाज काउंट होते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपका जो सुपर टैलेंट होता है आपका, वो सारी बातें, जैसे इसमें एक पॉलिसीज या मैं कहूँ इसमें मैनेजमेंट शामिल होता है आपका, यानी इस बेस्ड जो भी इकोनॉमी में जो इनका रोल रहता है वो सारा काउंट हो जाता है जी आपका किसमें, क्वीनरी सेक्टर में। तो ये जो एक बात हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, नेशनल इनकम में हम लोग पढ़ते हैं जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। उसके बाद में नेशनल इनकम हमारे पास में आएगी कहां से, उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर। ओके, उसके बाद में अब क्वार्टरनरी का संबंध किससे, आईटी फील्ड से। जैसे कि आप लोग देखते हैं ओला उबर का यूज करते होंगे, तो उससे भी तो इनकम आती है ना सरकार को, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इंडिगो इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ये लेटेस्ट टर्म है इकोनॉमी की, ठीक है। क्वीनरी सेक्टर लेटेस्ट है, जो आपका स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लेके है, जो भारत में 2021 से स्टार्टअप पॉलिसीज के साथ में एज अ रिवॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक। तो ये छोटी सी बात थी जी हमारे पास में किसकी, नेशनल इनकम की। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, ये बातें मैं आपको
बता क्यों रहा हूं? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां पे मैंने दो बातें लिखी हैं। कौन सी? एक पॉवर्टी और एक अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर पॉवर्टी इंडिया में क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे यहां पे, ठीक है। उससे आगे मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं जी आपको आगे, जैसे इसमें क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है कि हम लोग नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे हम लोग उसका लेखा रखेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे हम लोग उसमें। जैसे कि एक आय मेथड होता है, एक उत्पादन मेथड होता है, एक व्यय मेथड होता है। तो उस चीज को लेके अब उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं वो भी हम लोग उस टॉपिक में देख लेंगे। अभी जस्ट आप मोटा मोटा जानिए कि चीजें होती क्या है। उसके बाद में प्लानिंग इन इंडिया। भारत को विकास की दिशा में और विकसित करने के लिए भारत में प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्लानिंग क्यों बनानी चाहिए, प्लानिंग का मॉडल हम लोगों ने कहां से लिया, वहीं से ही क्यों लिया, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहां पे देखेंगे कि प्लानिंग इन इंडिया। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि भारत में प्लानिंग के लिए हम लोगों ने 15 मार्च 1950 को हम लोगों ने क्या बनाया था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं योजना आयोग। योजना आयोग। हालांकि 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह पे आप लोगों ने क्या देखा था, नीति आयोग। नीति आयोग नई संस्था थी और यहां पे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म, ये उसकी फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म जरूर प्लीज याद रखें आप इसकी। जैसे प्लानिंग के लिए इंडिया में 6 अगस्त 1952 को एक नई संस्था बनाई गई थी जिसको आपने क्या बोला, एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद नाम की संस्था बनाई थी हम लोगों ने। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलके भारत में प्लानिंग के फील्ड में बहुत अच्छे काम किए और आप लोगों ने देखा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, भारत में जो वार्षिक योजनाएं बनाई गई, भारत में जो 20-20 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, उनमें बड़ा योगदान रहा था किसका, प्लानिंग कमीशन का। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो एक बनाई गई थी वो 1951 से शुरू हुई थी हमारे यहाँ पे। और आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। और जैसे योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बना, उसके बाद में इनका मामला थोड़ा सा अलग कर दिया गया और आज बहुत सारे मामलों में नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक है जी, ये था प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है, जैसे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जैसे देश के विकास में अपना रोल प्ले करने के लिए, जैसे मनी सर्कुलेशन को मार्केट में रेगुलेट करने के लिए। वो सारी की सारी बातें आती हैं जी किसमें, आपकी मौद्रिक नीति में, जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती है। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो आरबीआई देखता है हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी और ये भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है। फिस्कल पॉलिसी वो होती है जी कि जो किसी भी देश की सरकार द्वारा बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी किसी भी देश की सरकार, यहाँ पे सरकार में इंक्लूडेड है, जैसे केंद्र लेवल पे हमारे पास में केंद्र सरकार है जिसको आप लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य लेवल पे हमारे पास राज्य की सरकार है। तो ये सरकारें मिलके अपने देश की जनता की, अपने राज्य की जनता की, उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके जन कल्याण के लिए नीतियां बनाती हैं। जैसे उनके लिए योजनाएं बनाती हैं, इंफ्रा पे खर्च करती हैं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग से स्कीम चलाती रहती हैं। तो वो सारी की सारी जो बातें हमारे पास में वो है किसमें, फिस्कल पॉलिसी में। जैसे आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चली हुई है और भी नई नई स्कीम सरकार बजट के थ्रू इंट्रोड्यूस करती है। तो वो सारा का सारा पार्ट किसी में आ जाता है जी, आपका फिस्कल पॉलिसी में यानी राजकोषीय नीति में। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग देखते हैं कि इसमें आप क्रॉप्स पढ़ते हैं, क्रॉप्स का पैटर्न पढ़ते हैं, एमएसपी पढ़ते हैं, एफआरपी पढ़ते हैं, ये क्या है। और अभी आपको पता भी है कि एमएसपी को लेके तो बड़े लेवल पे आंदोलन भी हुआ था, है ना, सरकार में ये बड़ा मुद्दा उठा था कि भाई सभी फसलों के लिए एमएसपी दिया जाए। अभी जो आपका एमएसपी है और ये जो आपका एफआरपी है, ये लगभग दोनों 23 फसलों के लिए दिए जाते हैं फिलहाल इंडिया में, ठीक है। और इसको लेके जो इलेक्शन में लोगों ने कुछ इशू भी उठाए थे, वो सारी बातें। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो फसलें हो गई उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे,
ठीक है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। आपको पता होगा कि किसी भी देश के विकास में उद्योगों का बड़ा अहम रोल रहता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि देश में उद्योगों को बड़े लेवल पे काम करने के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जो सबसे पहले 1948 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। उसके बाद में और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्रमोट किया जाए, ठीक। आप लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड यानी दुनिया में सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी 1760 के डिकेड में। उनको देख देख के और जगह पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वहां पे, और आज आप देखते हो कि वो लोग कितने आगे हैं, कितने आप उनको एज अ डेवलप्ड कंट्री काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप का पार्ट हो गया, जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका मींस यूएसए हो गया, ठीक है। तो जी इनका बड़ा रोल रहता है। अब बात आती है किसकी, इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब है जी महंगाई। महंगाई का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को खरीदने के लिए आपको उस वस्तु के या उस सेवा के दाम कुछ ज्यादा देने पड़ जाएं, है ना, यानी मुद्रा के मूल्य में होने वाला उतार चढ़ाव, उसको आप लोग काउंट कर सकते हैं किसमें, इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में, महंगाई में। सपोज एक समोसा आता है 10 रुपए का, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने देखा कि वही समोसा आ रहा है 15 रुपए का। तो समोसा तो वही है, साइज वही है, आलू का कंटेंट, मसाले का कंटेंट सारा उसमें वही है, लेकिन अब आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। इसका मतलब यह है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, जो पैसे की जो क्रय शक्ति है वो कम हो गई। इसका मतलब आपने उसी समोसे को देने के लिए, या सॉरी उसी समोसे को खरीदने के लिए आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। यही क्या है, आपकी महंगाई। और इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत की सरकार और आरबीआई दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और इसी के लिए आप लोग देखते हैं कि 4% प्लस -2 इज इक्वल टू 6%, यानी 4% और 2%, इसी के बीच में महंगाई को रखने का टारगेट डिसाइड किया जाता है बाय आरबीआई। आप लोग इसमें देखते हैं कैपिटल मार्केट का मतलब यह है कि शेयर मार्केट। इसका मतलब यह है, ध्यान देना आप सभी, ऐसा हो सकता है कि कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी के कुछ फ्रेंड भी होंगे। अब कंपनी के कुछ फ्रेंड हैं, उन्होंने कंपनी को उनसे पैसा चाहिए था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं है। तो कंपनी कहां जाएगी, तो जी कंपनी जाएगी कहां पे, बैंक के पास में। अब सपोज बैंक के पास में पहले पैसे कम हैं, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि देखो जी हमारे पास पैसे कम हैं, तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते, जनता के लिए है, हो सकता है उनको देने पड़ जाए हमें, तो हमारे पास में पैसा नहीं है। तो कंपनी के पास में एक ऑप्शन है कि वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कराए, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कराए। इसका मतलब यह कि वो जो आपका सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंडर, उसके रेगुलेशन में आ जाएगी। वो शेयर मार्केट में जैसी वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई, तो वो जनता में अपने शेयर, अपने डिबेंचर या अपने बॉन्ड इश्यू करके पैसे इकट्ठा कर सकती है। तो यही काम होता है किसमें, शेयर मार्केट में, शेयर का खरीदना, शेयर का बेचना, बॉन्ड्स वगैरह ये सब खरीदना बेचना, वो सारे काम। तो इनके थ्रू कंपनियां मार्केट से पैसे लेती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कंपनी में कुछ और फंक्शन, कुछ और नई उनको यूनिट लगानी है, कोई इकाई लगानी है, वो सारी बातें, वो उनके लिए पैसे ये लोग मार्केट से उठा लेते हैं। तो ये सारे काम होते हैं किसमें, शेयर मार्केट में। जैसे आप लोग देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसमें कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, है ना। टॉप 30 ब्लू चिप कंपनी जो है वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी वहां पे रजिस्टर्ड है, वो 30 ब्लू चिप कंपनीज, राइट। और भी इसमें बातें और भी, अभी तो मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, बातें और भी हैं इसमें बहुत। तो उसके बाद में अब बातें हैं और अच्छे से समझने वाली, ध्यान देना जी आप यहां पे। ये सब कुछ ये यहां से लेके यहां तक, ये सब कुछ यहां से लेके यहां तक, अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा होता, या सब कुछ अच्छे से इंप्लीमेंट होता, या इस सब को सरकार अच्छे से मैनेज करती, तो रिजल्ट हमारे पास में गरीबी और बेरोजगारी का ना होता। बात समझ आई। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको इसीलिए बताई है कि आज हमारे पास क्या है, पॉवर्टी का लेवल आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर सरकार इन नीतियों को अच्छे से लागू कर चुकी होती है, सरकार यहां पे पूरे डेडिकेशन के साथ में अच्छे से काम कर चुकी होती, तो जी हमारे पास में रिजल्ट के रूप में आज पॉवर्टी देखने को ना मिलती। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। जैसे यहां पे हम लोग देखते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं कहूं 2024 के हिसाब से हमारे पास में जो एक पॉपुलेशन है वो कितनी है, 142 करोड़ की पॉपुलेशन है 2024 के हिसाब से। चाइना की पॉपुलेशन 141 करोड़ है, इसका मतलब हम चाइना से भी आगे आ गए हैं।
इस पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हमारे पास लगभग 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होना जरूरी था। ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होना जरूरी था। बट एट प्रेजेंट 2024 में हमारे पास में जो टोटल जीडीपी है, जो इकोनॉमी है हमारी टोटल, वो है जी कितनी? 3.724 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब इससे तो बहुत कम है। इसका मतलब हमारे पास में जनसंख्या ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो ये भी एक वजह है किसकी? गरीबी की और बेरोजगारी की। और सुनिए आप आगे, 2028 तक हम लोगों ने सोचा है टारगेट क्या कि हम लोग, एक मिनट, 2028 तक हम लोगों ने एक टारगेट सोचा है कि हम लोग इकोनॉमी बना देंगे जी कितनी? 5 ट्रिलियन डॉलर की। 5 ट्रिलियन डॉलर की। उसके बाद 2030 तक हम लोगों ने टारगेट सोचा है कितना? 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल डाटा है और ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, तो जरूरी इस बात को आप ध्यान से सुने। तो 2023 तक हमारे पास में इकोनॉमी होगी जी कितनी? 10 ट्रिलियन डॉलर की। अब ध्यान देना, इस यहां तक इकोनॉमी को पहुंचाने के लिए 2030 तक हमारे पास में जो जीडीपी ग्रोथ रेट होना चाहिए, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना? 15% एनुअली, 15% से ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 वाला, उसमें क्या हुआ? इकोनॉमिक सर्वे जो 2024 वाला लेटेस्ट आया है, उसमें क्या है? उसमें जो हमारे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 6.5 to 7% एनुअली, ठीक है, वार्षिक। उसके बाद में आप लोग देखते हैं कि आईएमएफ ने बोला है कि जो भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो है 6.3% एनुअली। डाटा ऑफिशियल है, आईएमएफ ने इतना बोला और इकोनॉमिक सर्वे ने बोला इतना। कुल मिला के ये कि अगर मैं लमसम मानूं तो 6 से 7% के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो 2030 तक इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमें कितना चाहिए? 15%। तो इसके हिसाब से तो काफी परसेंटेज कम है। तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से और बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाके ये टारगेट अचीव होगा। इतना ही नहीं, 2047 तक जब हम लोग डेवलप हो जाएंगे प्रॉपर, यानी मैं यहां पे डेवलप्ड इंडिया अगर मैं करूं, यहां पे डेवलप्ड इंडिया, तो यहां तक 2047 तक हम लोग अपनी जो इकोनॉमी है उसको हम लोग पहुंचा देंगे कितना? 30 ट्रिलियन डॉलर। 30 ट्रिलियन डॉलर। वैसे तो हमारा टारगेट 26 का था कि 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम लोग यहां पे बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2047 तक हम लोग अपनी इकोनॉमी को हम बना देंगे कितना? 30 ट्रिलियन डॉलर। अगर मैं वर्ल्ड जीडीपी की मैं अगर बात करता हूं यहां पे, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, ये सारी बातें आपकी नॉलेज के लिए हैं जी, ध्यान देना। पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड जीडीपी है लगभग 112 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की जीडीपी है पूरी दुनिया की, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? यूएसए का। उसके बाद में किसका है? चाइना का। उसके बाद में किसका है? जापान का। उसके बाद में किसका है? जर्मनी का। उसके बाद में किसका है? उसके बाद में है जी इंडिया का। इसका मतलब यह है कि इंडिया वर्ल्ड में 5th प्लेस लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम लोग 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए। लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर की अकेले की इकोनॉमी है जी इसकी, ठीक है। चाइना की लगभग 14 से 15, इसकी लगभग 4 पॉइंट समथिंग, इसकी 4 पॉइंट समथिंग। भारत की आप लोगों को पता ही है अभी जो मैंने आपको इधर बताई है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है जी 5वें नंबर की दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये मैं आपको सीक्वेंस इधर बता रहा हूं। कुल मिला के बात ये है, हमारी बातें कहां थी जी? हमारी बातें थी यहां पे, जैसे मैंने आपको बोला था यहां पे कि हम लोग गरीब क्यों हैं, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, प्लस ये सब चीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, उसका भी रिजल्ट ये है बेरोजगारी का और गरीबी के रूप में, ठीक। अब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, यहां पे मैं अगर देखता हूं
जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो ही गया है, तो ये आपको नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है प्लीज। ये जितना भी आप नोट करेंगे अपने हाथ से उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजें आपको याद भी रहेंगी। ओके, तो अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बात और बोलूं कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ इकोनॉमिक्स का बेसिक्स देखा था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमी क्या है। उसके बाद में मैंने आपको ये चीज सारी की सारी बताई यहाँ पे कि हम लोग इकोनॉमी में आखिर पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं। ये सब चीजें ठीक से हुई तो ये सारे इनका सब रिजल्ट हुआ। ओके, उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात अपने यहाँ पे और आगे बढ़ाऊं, वो ये है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी भारत के डेवलपमेंट को लेके या भारत की पॉलिसीज को इफेक्ट करने में बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग इनसे भी हेल्प लेते हैं, इनसे लोन लेते हैं या कुछ और, जैसे कि यहाँ पे एक WTO है ना, यहाँ पे जैसे WTO है, WTO में क्या है, ट्रेड रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी ये लोग मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, अपने एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए इनको कुछ हम रिकमेंड करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं। लोन वगैरह लेना है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, NDB है, कुछ और भी अलग अलग तरह के बैंक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर भारत सरकार सारा का सारा लोन RBI से ले लेगी या SBI से ले लेगी या जो और बैंक है हमारे पास में, या वहां से लोन ले लेगी, तो इन बैंकों के पास इंडियन कंपनीज या जो इंडियन बिजनेसमैन है या जो इंडियन सेक्टर है, उनको पैसे देने के लिए या उनको लोन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा जी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, क्योंकि उनको प्रॉपर डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो भारत सरकार क्या काम करती है कि इनसे पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं जी, हम लोग वर्ल्ड से पैसे उठा लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक से ले लिया हमने, है ना, अगर कोई व्यापार घाटे की बात चल रही है तो हमने IMF से लोन ले लिया, जैसे हमने है ना NDB से लोन ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग लोन लेके भी हम काम चलाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो अभी लेटेस्ट का बजट है उसमें हम लोग एक बड़ी परसेंटेज इंटरेस्ट पे के रूप में विदेशों को देते हैं, यानी हमारे पास लोन भी ठीक ठाक है विदेशों का, ठीक है। तो ये तो जी वो सिनेरियो हो गया कि जो हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमी में। अब इससे आगे मैं अगर थोड़ी सी बात और बोलूं आप लोगों को, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तो बातें हो गई इकोनॉमी। हाँ, यहां पे देखिए, जैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, अर्थशास्त्र को सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र, जो समग्र अर्थव्यवस्था के व्यवहार पर केंद्रित होता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों ने देखा जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, व्यक्तिगत उपभोक्ता मतलब कोई भी इंडिविजुअल यूनिट्स हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है किसी का, वो सारा व्यवसायों पर केंद्रित होता है या उसमें वर्गीकृत किया जाता है। अब जैसे आप लोग व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में आप क्या शामिल कर सकते हो, जैसे इंडिविजुअल यूनिट्स हो सकती है, कोई भी इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि कुछ कुटीर उद्योग हो गए जी, आपके कुटीर उद्योग हो गए आपके, है ना, जैसे कुछ गुड़ या शक्कर बनाने वाले उद्योग हो गए, जैसे कि मटके बनाने वाले कुछ छोटे, है ना, जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं, ये वाले लोग हो गए, ठीक है। ये जैसे यहां पे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे मैं बस ऐड कर रहा हूं। डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स फॉलो होते हैं यहां, के रूल फॉलो होते हैं यहां, ठीक है। किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में जो लार्ज स्केल पे काम करती है, लार्ज स्केल पे जो काम करती है, लार्ज स्केल पे जो काम करती है, जैसे कि आपकी MNCs कंपनियां पहले हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां। तो ये सारी की सारी बातें क्या थी जी, हमारी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है दो पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में, ठीक है। अब इसमें आगे जब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे इकोनॉमी के बारे में जो मैंने बताया था कि वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, यानी आर्थिक गतिविधियां हो कैसे रही हैं प्रेजेंट में, वो सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इकोनॉमी में। जैसे अर्थव्यवस्था अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का बड़ा समूह है,
जो यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि कैसे दुर्लभ संसाधनों को आवंटित किया जाता है। दुर्लभ संसाधनों को आवंटित किया जाता है, यह बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दुर्लभ संसाधन का मतलब हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज्यादा है। अब उन्हें आवंटित का मतलब क्या होता है? एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कि उन कम संसाधनों से ज्यादा जनसंख्या का कल्याण कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें इस लाइन में है। ओके, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर रहने और परिचालन करने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसे आर्थिक प्रणाली के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अच्छा, मैं ना आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं इस वाली लाइन को, ठीक है? यहां पे देखते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, यहां पे आप क्या देखेंगे? जैसे एक प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। एक है जी हमारे पास में क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, वितरण। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है? अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स, या मैं कहूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, यानी आर्थिक समस्याएं या आर्थिक जो इवन कुछ प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग इनको कैसे मैनेज करें, वो बात आप यहां पे ध्यान दें। उत्पादन, आपको पता है कि उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन क्या हैं जी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी भूमि, यानी श्रम, यानी पूंजी, यानी उद्यम। ये वो साधन हैं जो हम लोग उत्पादन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? अब उत्पादन किसका किया जाएगा? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन किनका किया जाएगा? उत्पादन या तो गुड्स का होगा, या सर्विसेज का होगा, या दोनों का होगा, ठीक है, या इन दोनों का होगा। ओके, इंडिया में उत्पादन की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मामलों में नंबर 1 है ना। जैसे आप लोग देखेंगे कि फल सब्जियों के उत्पादन के मामले में हमारा वर्ल्ड में अच्छा नाम रहता है, दूध उत्पादन के मामले में हमारा अच्छा नाम रहता है, चावल के, अनाज के, है ना, और मिलेट्स के मामले में भी हमारा वर्ल्ड में ठीक ठाक नाम रहता है। चाहे वो आपके कुछ मिनरल्स उनके मामले उनके मामले में भी, यानी उत्पादन के मामले में भी हमारा वर्ल्ड में ठीक ठाक नाम रहता है। तो इंडिया में उत्पादन की कोई समस्या नहीं है, हमारे पास भर भर के उत्पादन होता है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 टू 67। उसके बाद से हम लोगों ने अपने आप को बहुत उभारा, बहुत ऊपर ले गए हम अपने आप को। इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है, इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो उत्पादन है उसका वितरण कैसे किया जाए। ठीक है जी, वितरण कैसे किया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास में रिसोर्सेज तो हैं कम, जनसंख्या है हमारे पास में ज्यादा, अब कैसे इन सभी का वितरण किया जाएगा। ठीक है, यह प्रॉब्लम आती है सरकार के सामने। जैसे अब इनका वितरण कैसे किया जाए, या इसकी जिम्मेदारी क्या हम लोग गवर्नमेंट को दें, यानी इनका वितरण सरकार करे। सरकार कैसे करेगी? जैसे सरकार पीडीएस सिस्टम चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, है ना, कोटे में अनाज मिलता है, चीनी मिलती है, ये कुछ ऐसे सस्ती दर पे लोगों को भारत सरकार सप्लाई करती है, पीडीएस सिस्टम हो गया। या कोई भी अलग अलग योजनाओं के द्वारा सरकार लोगों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो गई, चाहे वो बच्चों को आगे बढ़ाने वाली स्कीम हो गई, स्कॉलरशिप स्कीम हो गई, है ना, और भी कई तरह की ऐसी स्कीम्स हो गई आपकी। वितरण या तो सरकार करे या मार्केट करे, या मार्केट के हाथ में सौंप दिया जाए। मार्केट का मेन काम क्या होता है? मार्केट का मेन काम होता है जी प्रॉफिट कमाना,
यहां पे मार्केट का मतलब प्राइवेट सेक्टर है, और प्रॉफिट यानी मार्केट में काम करता है कौन, डिमांड एंड सप्लाई के रूल, डिमांड एंड सप्लाई के रूल। इसका मतलब यह हुआ कि हम डिस्ट्रीब्यूशन का मामला प्रॉपर मार्केट के हाथ में तो नहीं छोड़ सकते। क्यों? लोगों की नीड और वांट्स दोनों में फर्क होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं यहां पे। अभी हम लोग सिर्फ सिनेरियो देख रहे हैं, बस ओवरव्यू देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का। लोगों की वांट्स और नीड्स, इन दोनों में फर्क होता है। नीड्स क्या होती है? हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पीना हो गया, रहना हो गया, वो सारी बातें। वांट्स, वांट्स यानी इच्छा, हमारी डिजायर, है ना। नीड जो बेसिक है, जो बेसिक है, वांट्स बेसिक नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी नीड्स क्या है भाई, टाइम पे खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए अच्छा घर हो, क्लीन एनवायरमेंट हो, पीने के लिए शुद्ध पानी हो, ये हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। पीसफुल एनवायरमेंट हो, बेसिक नीड है। बट वांट्स क्या होगा कि पेट भूखा है, या मैं कहूं अपना खाने के लिए कुछ है नहीं लेकिन परफ्यूम लेके आएंगे भाई हम तो, ठीक है, या फिर कोई और महंगी लग्जरी आइटम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। तो वो वांट्स है, ना कि हमारी नीड्स। तो इवन जो मार्केट काम करेगी वो तो जी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे काम करेगी, यानी जो लोग डिमांड करेंगे मार्केट उनको वो चीज अवेलेबल करा देगा। इसका मतलब अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट सेक्टर के अंडर छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि इनकम इनइक्वालिटी बड़े लेवल पे और बढ़ जाएगी। और आज आप देख भी रहे हैं कि बड़े लेवल पे इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी है, यानी आर्थिक असमानता है आज भारत में बड़े लेवल पे। लेकिन इंडिया तो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी यहां पे कुछ काम कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है, और कुछ काम करता है कौन, मार्केट सेक्टर, यानी दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ओके गाइस, ये बात बिल्कुल सिंपल थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश में प्रोडक्शन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वितरण कैसे किया जाए। अगर ये ढंग से हो जाए तो हम लोग अपने देश में जो आर्थिक असमानता है वो हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है जी, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। आप लोग देखते भी हैं कि ये जो एक एक क्विंटल के मंत्री हैं, है ना, जो एक एक क्विंटल के जो नेता हैं, ये बड़ा लजीज लजीज खाना खा के गरीबी पे नीतियां बना रहे होते हैं ना, शर्म नहीं आती है इनको। एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, हमारे देश में लगभग 22 से 25 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खा के सोते हैं बेचारे, क्योंकि उनको दूसरे टाइम का खाना अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं पाता, गरीब है वो। बात समझ आई? हमारे देश में लगभग 20 से 25 लाख लोग भूख से मर जाते हैं हर साल। और ये मंत्री आप देख लो ना, न्यूज में कैसी भर भर के बातें बोलते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिनको ढंग से बोलना तक नहीं आता वो लोग पता नहीं सत्ता में कैसे आ गए, क्यों, और पता नहीं क्या सोच के लोग उनको वोट करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोग पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में आए, लोग पढ़े लिखे मतलब एक जो रियलिटी में देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अगर सत्ता में आए, ना कि सत्ता के लोग, ना कि सत्ता के भूखे लोग सत्ता में आए, दोनों में बड़ा फर्क है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। बात समझ आई? आप लोग देख भी रहे होंगे, इंदिरा गांधी के समय से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन अभी तक गरीबी हम लोग मिटा नहीं पाए हैं, ठीक है। सरकार के आंकड़ों में भी थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में लगभग 29% गरीब हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मोटा मोटा 30% मान लेता हूं तो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 142 करोड़। तो 142 करोड़ का 30% लगभग 42 करोड़ से ज्यादा होगा। इसका मतलब 42 करोड़ के आसपास देश में क्या है, पुअर पीपल, यानी गरीब लोग हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2024 के हिसाब से हम लोग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अकॉर्डिंग। बात समझ आइए आपकी? तो कहां 42 करोड़ और कहां आपका 81 करोड़। तो इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है जी वो क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मामले बहुत कुछ ठीक ठाक हो जाएंगे। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू।